जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा कक्षा 9 के विज्ञान में पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में पढ़ा था पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्था क्या है, इसका डेरिवेशन आपने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवस्था परिवर्तन, पदार्थ में जो अवस्था परिवर्तन होता है उस पर दाब का क्या प्रभाव होता है। क्या दाब परिवर्तन का प्रभाव भी इफेक्ट डालता है अवस्था परिवर्तन में, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है कि दाब परिवर्तन का प्रभाव, अगर हम पदार्थ पे दाब डालते हैं तो क्या उसके अवस्था में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका एक नली है और इसमें आप मान लीजिए एक पिस्टन है, ये आपका एक पिस्टन लगा हुआ है, इसको पिस्टन बोलते हैं। और ये आपका एक मान लीजिए बीकर है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जब ये मान लीजिए आपके गैस के कण हैं, गैस तो आप समझते हैं कि काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो क्या करते हैं जब हम इस पर दबाव डालते हैं, ताप कम करके इस पर क्या किया जाता है, दबाव डालते हैं, तो क्या होता है कि इसके जो परमाणु हैं ये जो दूर दूर हैं ये क्या होंगे, कुछ पास पास आ जाएंगे। ठीक है, जब ये पास आ जाएंगे तो इनकी स्थिति बदल जाएगी, अर्थात इनकी रूपरेखा ही बदल जाएगी, यानी इनकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए जब आप इसके पिस्टन को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये आपकी जो ये है ये क्या हो जाएंगे, काफ़ी पास पास आ जाएंगे। ठीक है, देखिए जो आपके इधर तितर बितर थे जिसमें काफ़ी स्पेस था, वह स्पेस क्या हो जाएगा, जो परमाणु इधर उधर स्वतंत्र थे वो क्या हो जाएंगे, आपस में संपीड़ित हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब किसी गैस में या जब किसी गैस में दाब बढ़ाया जाता है और दाब कम किया जाता है तो अपनी अवस्था को चेंज कर देता है और वो गैस से किसमें बदल जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। अर्थात दाब का अवस्था परिवर्तन में प्रभाव होता है। क्लियर, ये बात से सिद्ध होता है कि जैसे ही आप इस पिस्टन को दबाते हैं तो इसमें जो अपने ये आपके जो कण हैं ये जो इधर उधर फैले हुए थे वो क्या हो जाएंगे, सटीक होकर के बैठ जाएंगे और अवस्था को परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपके खेतों में या आपकी चारों तरफ बहेला समझते हैं, आवारा पशु होते हैं तो काफ़ी फैले रहते हैं, लेकिन जब आप इनको मतलब पकड़ करके यानी बल लगा करके और कहाँ बाड़े में इनको छोड़ देते हैं, गौशाला में छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वहाँ वो इकट्ठे हो जाते हैं। जो काफ़ी फैले हुए थे वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ पर वो मतलब एक झुंड का रूप धारण कर लेंगे। जो इधर उधर फैले हुए थे वो क्या हो जाएगा, एक झुंड के रूप में हो जाएगी। भाई यहाँ तो इधर उधर फैले हुए थे और वहाँ पर जाएंगे तो एक कम आयतन में ज़्यादा चीज़ों को रखा जाएगा। तो ऐसे भी गैस जो होते हैं, गैस को दाब डालकर संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जो आपके जो गैस हैं उनको छोटे छोटे पात्रों में कम आयतन पर भरा जा सकता है, इसीलिए दाब को बढ़ा करके। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दाब परिवर्तन अगर करेंगे तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्लियर, ये बात। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। अब आपको पढ़ना है क्या, वाष्पीकरण। देखिए किसी भी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या आवश्यकता है, दाब आपने पढ़ाई, ताप यानी ताप दाब की आवश्यकता जरूर होती है, यानी उसको हमें हमें उसमें ऊष्मा दी जाती है, यानी हम उसको जब ऊष्मा देते हैं यानी उसको ऊर्जा देते हैं
तो अपने अवस्था में परिवर्तित करता है। लेकिन वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण जो होता है कि उसको हम कोई ऊष्मा नहीं देते हैं, फिर भी क्या होता है कि द्रव वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। तो वाष्पीकरण यानी वाष्प में बदलने की क्रिया, ठीक है। तो वाष्प में बदलने की क्रिया यानी पदार्थ के एक निश्चित क्वथनांक से कम, निश्चित क्वथनांक तो हो ही जाएगा, उससे कम ही क्या हो जाए कि वो अपनी अवस्था यानी वो भाप अवस्था में बदल जाए या भाप अवस्था में हो जाए, उस अवस्था को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? वाष्पीकरण, ठीक है। लेकिन इसमें आवश्यकता क्या होती है कि हमें कोई ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे तो समझ गए ना, वाष्पीकरण आप समझ गए कि वाष्प यानी क्वथनांक से कम जब द्रव वाष्प में बदल जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि द्रव का वाष्प के रूप में या गैस के रूप में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर? जैसे ये हो गया आपका वाष्पीकरण, आपने समझा, ठीक है। अब देखिए वाष्पीकरण को करने के मुख्य कारक कौन है कि वाष्पीकरण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो पहला है सतही क्षेत्र। क्या है? सतही क्षेत्र। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, देखिए कारक नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। तो देखिए कारक में पहला है सतही क्षेत्र। अब सतही क्षेत्र का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए आप एक खुले जब किसी द्रव को या जल को खुले पात्र में रख देते हैं तो उसके ऊपर वाला जो सबसे ऊपरी तल है वहाँ पर पानी क्या हो जाएगा? पानी के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और वो क्या करते हैं? उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं। भाई आपने देखा है कि जो बच्चे होते हैं ना, मेले में आप 4-5 परिवार लेकर के मेले में जाएं, लेकिन जो बच्चे हैं आपके वो जरूर इस उछल इधर उधर मतलब हाथ पाथ छोड़ करके कूदते जरूर हैं, इधर उधर जाते हैं। तो जब पानी को आप किसी पात्र में रखते हैं तो जो ऊपरी परत है, ऊपरी सतह है, वहाँ पर वो वायु के संपर्क में आकर के क्या करते हैं? उसके जो अणु हैं यानी आपके कण कह सकते हैं, वो क्या करते हैं? इधर उधर तैरने को मंशा बनाते हैं। तो क्या करते हैं कि वो वायु में गति करना शुरू कर देते हैं। तो पानी की जो सतह ऊपरी होती है उसके कण वायु में बदल जाते हैं, वायु में बदल जाते हैं, वायु में चले जाते हैं और वाष्प बन जाती है, ठीक है। तो वाष्प बनना क्या है? वाष्पीकरण होता है। अब ये निर्भर करता है कि सतही क्षेत्र कैसा है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कपड़ा है, तो गीला कपड़ा है तो गीले कपड़े को आप अपनी शर्ट को ऐसे गुमेज करके, जैसे ऐसे ऐसे करके और ऐसे सुखाने के लिए रख देंगे तो जल्दी सूखेगा कि उसको फैला देंगे तब ज़्यादा सूखेगा? कब जल्दी सूखेगा? जब आप उसको उसके क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? फैला देंगे। जब ऐसे फैला देंगे तो वाष्प जो है यानी प्रत्येक जहाँ जहाँ उस मतलब वायु से संपर्क होगा सब उसमें वाष्प में तब्दील हो जाएगा तो आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा। और अगर आप उसको ऐसे लोला बना करके रख देंगे तो क्या होगा? वो जल्दी से सूखेगा नहीं। ऊपरी जहाँ तक वायु के संपर्क में आता है तहाँ तो आपका वेपोराइजेशन हो जाएगा, लेकिन और अंदर का भाग वैसे आपका गीला का गीला बना रहेगा। लेकिन अगर आप फैला देंगे तो क्या होगा? कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि सतही क्षेत्र, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका तो कपड़ा आपने देखा। दूसरा देखिए, मान लीजिए एक आपका गिलास है और दूसरा आपका मान लीजिए एक बड़ा हुआ टब है, ये दोनों में पानी रख दीजिए। तो पानी जब पानी आप रख देंगे तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन किस में होगा? इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा वाष्प बन जाएगी और इसका क्षेत्रफल कम है तो इसमें जलस्तर कम होगा, मतलब इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा क्योंकि इसका क्षेत्र कम है। समझ में आई बात? तो ये क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि पात्र में या हम वो जिसमें द्रव आप रखे हैं कि उसका क्षेत्रफल कैसा है। क्लियर? चलिए अगला देखिए किस पर डिपेंड करता है। अगला है तापमान में वृद्धि। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए तो भी वेपोराइजेशन की क्रिया ज़्यादा होगी, ठीक है। वेपोराइजेशन की क्रिया क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी अगर तापमान में बढ़ोतरी हो जाए।
क्या होगा कि जब तापमान बढ़ेगा तो उसमें जो पदार्थ के कण हैं यानी द्रव के जो कण हैं वो जल्दी से टक्कर मारना शुरू कर देंगे, तो उसमें वायु में यानी अपनी अवस्था को ज़्यादा परिवर्तित कर देगा और जो द्रव है वो वाष्प अवस्था में जल्दी परिवर्तित हो जाएगा तापमान में वृद्धि से। ठीक है, अगला है आर्द्रता परिवर्तन। अगर आर्द्रता आपकी परिवर्तित हो रही है तो भी इसमें आपका क्या हो जाएगा, पदार्थ अपनी अवस्था को बदलने में समर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं अवस्था मतलब परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के कारक में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तीसरा है, चौथा है आपका वायु की गति। वायु की गति अगर ज़्यादा हो जाएगी तो भी वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए आप जब तेज हवा चलती है उस समय कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, और सामान्य में आपका कम सूखता है। तो जैसे जैसे आपका मतलब हवा का प्रभाव ज़्यादा होगा, वायु की गति ज़्यादा होगी, तो उसमें वाष्प की क्रिया ज़्यादा होगी, यानी वाष्पन ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। तो ये आपके डिपेंड करते हैं, इन चार कारकों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब अगला है देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा है वहाँ पर शीतल होता है, शीतलीकरण होता है, शीतलीकरण होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई पदार्थ है जो ऊष्मा को उत्सर्जित लेकर के बाहर निकल जाता है, वाष्प बन जाता है। तो जब वाष्प बन जाता है तो उसमें ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो वो और ऊर्जा को लेने के लिए क्या करता है, अपने चारों ओर की ऊर्जा को समेट लेता है। तो जब चारों ओर की ऊर्जा ले लेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ठंडा आपको महसूस होगा। ठीक है, जैसे देखें तो अब आप पढ़ेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब हम एसीटोन को मान लीजिए अपने हथेली पर गिराते हैं, एसीटोन को क्या करते हैं, एसीटोन को अपनी हथेली पर जब हम मान लीजिए इस पर गिराते हैं तो क्या होता है कि एसीटोन कहाँ का कहते हैं ना कि जल्दी सूख जाता, वायु में सूख जाता है। वायु में सूखने का मतलब क्या है कि वायु में वाष्प बन जाता है। तो जब ये हाथ पर जब इसको गिराया जाता है तो चारों ओर की ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करके और वायु में उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है। तो जब ये यहाँ की ऊष्मा को ले लेता है तो आपको शीतलता का अनुभव होता है, यानी ठंडक का अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका वाष्पीकरण का कारण है। दूसरा देखिए, आप अपनी छतों पर जब गर्मी का दिन होता है, खुले छत होते हैं, तो आप उस पर पानी फेंक देते हैं। क्या, क्योंकि आपको भी शीतलता प्रदान हो, यानी जब जो वाष्प जो आपकी गर्मी छत की जो गर्मी है वो जब आप पानी छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गर्मी को लेकर के उड़ जाएगा, वाष्प बन जाएगा और शीतलता आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी ठंडक आपको प्राप्त हो जाएगी। ये आप क्रिया कैसे करते हैं, वाष्पीकरण के कारण हमको शीतलता प्रदान होती है। ठीक है, ये सब क्रिया होती है। आपने देखा होगा कि आप जब किसी बर्तन में कोई मतलब द्रव रखते हैं, जल को रखते हैं, तो उसके बाएं सरफेस पर बूंद छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। ये सब क्या है, वाष्पीकरण का ही मुख्य कारण है, और उससे आपकी शीतलता है, ऊर्जा ह्रास है, ये सब चीज़ें हुआ करती हैं। तो ये आपने पढ़ा, ये पढ़ा आपका वाष्पीकरण के कारण शीतलता। ठीक है, फिर देखिए इसी से आपने देखा होगा कि गर्मियों में आप सूती कपड़े पहनते हैं, है ना, गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं, किसके कारण, जब वाष्पीकरण हो जाएगा यानी पसीना निकलेगा, उसके बाद में आपको ठंडक मिल जाएगी। ठीक है, यानी शीतलता प्रदान होगी। तो इसलिए कारण, इसका मुख्य कारण यही सब होता है। ठीक है, तो इस पाठ के अंतर्गत बस इतना ही आप लोगों ने पढ़ा। ये पाठ, पहला पाठ संपूर्ण अब समाप्त हुआ। इसके न्यूमेरिकल आप लोग लगाते रहेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हल करते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे आपको अगले पाठ में, पाठ दूसरा लेकर के आएंगे। तब तक आप ये पढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद।